डीएसपी पूजा जो हफ्ते में एक दिन महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए बैठा करती थी, उसी दिन उनके पास एक महिला आती है। वह उन्हें बताती है कि उनकी शिकायत थाने में लिखी नहीं जा रही है। जो थाने के इंचार्ज हैं वो आरोपियों के साथ मिले हुए हैं और उनकी शिकायत नहीं लिख रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद पूजा डीएसपी उन्हें लेकर अपने साथ उस थाने में पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वह देखती हैं जो थाना इंचार्ज है वो आरोपियों के साथ बैठकर पार्टी कर रहा है। जैसे ही थाना इंचार्ज डीएसपी मैडम को देखता है तो एकदम से सल्यूट मारता है और फिर थोड़ी देर को सोचने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैडम आप चाहो तो मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। आखिर क्या कहानी थी, किस वजह से थाना इंचार्ज ने उनसे ऐसे कहा था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरव और आप लोग देख रहे हो ब्रेन निर्माण चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है इलाहाबाद की। इलाहाबाद के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है पूजा। पूजा जो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। अब वह सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रही है इलाहाबाद में रहकर ही। उसके घर में उसकी एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है और उसके पिता गांव के अंदर एक दुकान चलाया करते हैं। थोड़ी बहुत ज़मीन है और उस पर खेती भी किया करते हैं और इसी तरह से उनका गुजर बसर हो रहा है। पूजा अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी तो उसके पिता ने उसे अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया था और सरकारी जॉब की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद छोड़ रखा था। अब पूजा शादी के योग हो जाती है तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता होती है। तभी एक व्यक्ति उन्हें एक रिश्ता बताता है। वह बताता है कि एक लड़का है जिसने भी पढ़ाई लिखाई अच्छी की है और वह भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, तो क्यों ना आपकी बेटी से उसकी शादी करवा दी जाए। उसके बाद पूजा के पिता लड़के के घर वालों से मिलते हैं और उन्हें लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। वह यह बात अपनी बेटी से कहते हैं तो बेटी भी हामी भर लेती है। कहती है कि पिताजी अगर लड़का अच्छा है तो आप बेशक से मेरी शादी करा दो। उसके बाद रिश्ता तय हो जाता है और दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। अब जो वह लड़का था उसका नाम था शिवम। शिवम जो कि काफ़ी दिनों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। उसने कई फॉर्म भर रखे थे और उनके टेस्ट भी दे रखे थे। तभी शादी से 2 महीने पहले उसका एक रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में वो पास हो गया था और उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी। अब वह एक दरोगा बन चुका था। जैसे ये बात पूजा के घर वालों को पता चलती है तो वो बड़ा ही खुश होते हैं कि हमारी बेटी का होने वाला पति दरोगा बन चुका है। इधर यह बात जैसे लड़के की माँ को पता चलती है तो वो भी खुश होती है और कहती है कि हमारी बहू जो आने वाली है वो लक्ष्मी है। जैसे तुमसे रिश्ता तय हुआ है तो तुम्हारी नौकरी लग गई। लेकिन इधर जो शिवम के पिता और उसके भाई थे उनको ये बात जमती नहीं है। उन्हें घमंड आ जाता है कि हमारा लड़का अब दरोगा बन चुका है और अब इतनी आसानी से इतने नॉर्मल तरीके से हम शादी नहीं करेंगे। अब उसके बाद जैसे ही लड़का दरोगा बनता है तो सभी रिश्तेदारियों में पता चलता है और अलग अलग रिश्तेदारियों से अलग अलग रिश्ते आने लगते हैं। कोई कहता है कि दहेज में कार दे देंगे, कोई कहता है कि 20 लाख रुपए नगद दे देंगे, कोई कहता है कि सारा सामान दे देंगे और 10 लाख रुपए नगद दे देंगे। अब इन सभी बातों को सुनकर जो शिवम के पिता और भाई हैं उनका माथा ठनकने लगता है और सोचने लगते हैं कि लड़का दरोगा बन गया है तो क्यों ना दहेज में अच्छी खासी रकम ऐंठी जाए। इस बात को सोचकर जो शिवम के पिता हैं वो शादी से 2 महीने पहले पूजा के पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो जी, अब तो हमारा बेटा दरोगा बन गया है तो उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। आप बस इतना कर देना कि जो लोग हमसे ये कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे बेटे को गाड़ी दिला देंगे और ये कैश दिला देंगे, वो कैश दिला देंगे, तुम बस इतना कर देना कि हमारे बेटे को एक गाड़ी दे देना ताकि वो लोग हमसे बाद में कुछ ये ना कह सकें क्योंकि तुम्हारे बेटे को दहेज में कुछ नहीं मिला। अब इस बात को जैसे ही पूजा का पिता सुनता है तो वो एकदम से हैरान और परेशान सा हो जाता है। वो कहता है कि ये कौन सी बात हुई, जिस दिन रिश्ता हुआ था तो उस दिन आपका बेटा कहीं सरकारी नहीं लगा हुआ था और उस टाइम पे ही तय हो गया था कि दहेज में जो कुछ मैं देना चाहूँ वो दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की कोई डिमांड नहीं रहेगी। अब इस बात को सुनकर जो शिवम का पिता है वो कहने लगता है जी वो बात तो ठीक है, लेकिन अब तो बेटा दरोगा बन गया है, अगर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा तो हमारी समाज में थू थू हो जाएगी। तो आप कैसे भी करके एक गाड़ी का जुगाड़ कर देना और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ऐसा कहकर शिवम के पिता वहां से चले जाते हैं। अब यह बात जैसी पूजा को पता चलती है तो वह शिवम के पास फोन करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पिता तो कार की मांग कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, क्योंकि जिस दिन हमारा तुम्हारा रिश्ता तय हुआ था उस दिन तुम कुछ भी नहीं थे। अगर तुम्हारी ऐसी ही कोई डिमांड थी तो तुम पहले ही बता देते। इसके बाद शिवम कहता है कि जो मेरे पिताजी ने कहा वो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, वो ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हें अगर शादी करनी है तो कार का जुगाड़ कर लो वरना शादी नहीं होगी। इस बात को सुनकर जो पूजा है वो शादी से मना कर देती है, कहती है कि ठीक है अब हमें तुमसे शादी करनी ही नहीं है।
इस बात को उसने शिवम से कह तो दिया था, लेकिन पूजा के पिता अपनी बेटी को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, लड़का दरोगा है, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसी से शादी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये कार की कह रहे हैं तो कार मैं कर दूंगा। दरअसल दोस्तों, पूजा के पिता की एक ज़मीन जो कि रोड के किनारे थी, वो रोड के अंदर आ गई थी और उसका मुआवजा आना था लगभग 30-35 लाख रुपए। तो पूजा के पिता कहते हैं कि ठीक है, ये मेरा मुआवजा आएगा और इससे मैं कार का जुगाड़ उनके लिए कर दूंगा। लेकिन जो मुआवजे की रकम थी वो थोड़ी बाद में आने वाली थी। तभी एक गांव के साहूकार से उसने पैसों के लिए बोल दिया था और कहा था कि भाई तुम हमें 10-15 लाख रुपए दे देना, और आपको पता है मेरी ज़मीन रोड में गई है और जैसे ही मुआवजा आएगा मैं आपके पैसों को चुका दूंगा। उस व्यक्ति ने भी हामी भर ली थी, लेकिन तभी अचानक शादी से 10 दिन पहले उस व्यक्ति के लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण उस लड़के की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो गई थी, तो वह व्यक्ति पैसे देने से मना कर देता है। कहता है कि भाई मेरे पास तो उतने ही पैसे थे और वो मैं अपने बेटे के इलाज में लगा चुका हूँ। अब शादी को केवल 10 दिन बचे थे और 10 दिन से लगातार पूजा के पिता इधर उधर घूमकर पैसों का जुगाड़ करने में जुट जाते हैं, क्योंकि उन्हें दहेज में कार देनी थी और कार के बिना कुछ भी हो सकता था। धीरे धीरे समय आता है और शादी को 2 दिन बच जाते हैं, लेकिन अभी तक पैसों का कोई जुगाड़ नहीं हुआ था। धीरे धीरे शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन लड़के वाले तैयार होकर धूमधाम से बारात लेकर पूजा के घर पर आ जाते हैं। इधर पूजा भी सज दबर कर तैयार बैठी हुई थी, लेकिन पूजा को अपने पिता की पूरी हालत के बारे में पता था। तभी लड़के वाले जहाँ पर बैठे हुए थे, लड़का खड़ा होता है और लड़की के पिता को अपने पास बुलाता है और कहता है कि वो गाड़ी कहाँ पर है जिस गाड़ी को आप मुझे देना चाहते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कौन सी गाड़ी मेरे लिए खरीदी है। अब इस बात को सुनकर पूजा के पिता के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और वो शिवम से कहता है कि बेटा, जिससे मुझे पैसे लेने थे और उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आता, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसे दिखा लाऊंगा। अब जैसे ही मेरा मुआवजा आएगा तो उसमें से मैं तुम्हें कैश पैसे दे दूंगा और तुम उनसे अपनी गाड़ी खरीद लेना। अब इस बात को सुनकर शिवम एकदम से भड़क जाता है और जैसे ही यह बात शिवम के पिता और भाई को पता चलती है तो वो लोग भी भड़कने लगते हैं। कहते हैं कि इस तरह से तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, हम लोग बारात को वापस ले जाएंगे। इसके बाद जो पूजा का पिता है वो अपने सर की पगड़ी को उतार कर उस लड़के शिवम के पैरों में रख देता है। कहता है कि बेटा, ये मेरी इज्जत है और इज्जत मैंने अपनी तुम्हारे पैरों में रख दी है, तो इसका मान करो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर बारात वापस चली गई तो। लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और बार बार बारात वापस ले जाने की धमकी देते हैं। अब इधर जो ये हल्ला गुल्ला था वो सभी रिश्तेदारों में पता चल गया था, तो यह बात घूमते घूमते पूजा के पास भी चली जाती है। पूजा अंदर से आती है और आने के बाद देखती है कि उसके पिता ने अपनी पगड़ी उसके होने वाले पति के पैरों में रख रखी है और उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो वह एकदम से जाती है और जाकर अपने पिता की पगड़ी को उठाती है और उनके सर पर रख देती है और कहती है कि पिताजी, आप किन लोगों के सामने अपनी पगड़ी रख रहे हो जिन्हें इज्जत और मान मर्यादा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो शिवम है वो एकदम से गर्म हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या मैं दरोगा हूँ और तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो। अब इसके बाद जो लड़की है पूजा, वो एकदम से एक चाटा उस लड़के को जड़ देती है और कहती है कि तुम दरोगा हो, तुम कानून के रक्षक होकर इस तरह की बातें कर रहे हो कि दहेज में अगर कार नहीं मिली तो बारात वापस ले जाऊंगा। तुम जैसे दहेज के लोभियों से मुझे शादी करनी भी नहीं है। ऐसा कहकर वो उनसे कह देती है कि जल्द से जल्द अपनी बारात वापस ले जाओ, वरना मैं 100 नंबर पे फ़ोन करूंगी और तुम्हारी नौकरी लगने से पहले ही तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा और तुम्हारी नौकरी नहीं लग पाएगी। इधर जो लड़की का पिता है वह लड़की को समझाने की कोशिश करता है कि बेटी कोई बात नहीं, भैया शादी कर लेंगे, मैं इन्हें मना लूँगा और तुम ऐसा मत करो और तूने ये बहुत गलत किया है। लेकिन पूजा अपनी बात पर अटल रहती है और उनसे कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ से बारात वापस ले जाओ, वरना मैं पुलिस को फ़ोन करने वाली हूँ। अब परिस्थिति को बिगड़ते हुए देखकर शिवम का पिता पूजा के पिता के पास आता है और उनसे कहता है कि समझी जी, चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई, अब शादी कर लेते हैं। लेकिन पूजा उनसे साफ मना कर देती है और कहती है कि जल्द से जल्द हमारे घर से वापस लौट जाओ। इसके बाद बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट जाती है। इधर जो पूजा है अपने पिता को समझाती है और कहती है कि पिताजी आप टेंशन मत लो, मेरी शादी की चिंता आप छोड़ दो, मैं अब कुछ बन के दिखाऊंगी और उसके बाद ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर वो अपने पिता से मना कर देती है शादी करने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता है, पूजा बार बार एग्जामों की तैयारी करती है और उनको अच्छी तरह से दिया करती है। लगभग 2 साल बाद पूजा का एक एग्ज़ाम क्लियर होता है और उस एग्ज़ाम को क्लियर
क्लियर होने से पूजा डीएसपी बन चुकी थी। अब पूजा डीएसपी बन गई थी और पूरे गांव में इस बात की चर्चा होती है कि जिस लड़की ने बारात को वापस भेज दिया था आज वो डीएसपी बन चुकी है। पूजा डीएसपी बनकर उसकी इधर उधर पोस्टिंग रहा करती थी। तभी लगभग 6 महीने के बाद उसकी पोस्टिंग उन्नाव में हो जाती है और वहाँ पर पूजा डीएसपी बन के हफ्ते में एक दिन महिलाओं की सुनवाई का कार्यक्रम रखा करती थी। तो ऐसे ही एक दिन जब वह महिलाओं की बातें सुन रही थी तो उसके पास एक महिला आती है जो उन्हें बताती है कि एक थाने में उसकी शिकायत नहीं लिखी जा रही है। उस थाने के जो इंचार्ज हैं वो आरोपियों के साथ मिले हुए हैं और मेरी शिकायत नहीं लिख रहे हैं। इस बात को सुनकर पूजा का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो तुरंत एक्शन लेती है और उस महिला को अपने साथ गाड़ी में बैठाती है और उस थाने पर पहुंच जाती है। जैसे ही पूजा उस थाने के अंदर एंट्री करती है तो जो बाहर हवलदार खड़े हुए थे वो पूजा को देखते ही एकदम से सैल्यूट मारते हैं और जैसे ही वो अंदर जाकर देखती है थाना इंचार्ज जो कि आरोपियों के साथ बैठकर पार्टी कर रहा था। जैसे चौकी इंचार्ज पूजा को देखता है तो देखते ही एकदम से सैल्यूट करता है और सैल्यूट करने के बाद सोच विचार से में पड़ जाता है। दोस्तों चौकी इंचार्ज और कोई नहीं वही लड़का शिवम था जिसने उससे शादी के लिए मना कर दिया था। अब पूजा भी उसे देखकर एकदम से भली बुरी सुनाने लगती है, कहती है कि तुम इतने बड़े लालची निकलोगे, मुझे इस बात का विश्वास नहीं था। तुम यहाँ पर किसी पीड़िता की शिकायत भी नहीं दर्ज कर रहे और आरोपियों के साथ मिलकर बैठकर पार्टी कर रहे हो। इस बात को सुनने के बाद जो प्रवीण है वो एकदम से आकर पूजा के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि पूजा मुझे माफ़ कर दो, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी पूजा उसे दूर हटाते हुए कहती है कि सबसे पहले तो मेरा नाम लेकर बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी मैडम हूँ और मैडम कहकर ही मुझे बुलाओ। इसके बाद चौकी इंचार्ज खड़ा हो जाता है सहमा सा और कहता है कि मैडम अगर आप चाहो तो हम दोबारा से शादी कर सकते हैं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। इस बात को सुनकर जो पूजा है वो उसे फटकार लगाती है और कहती है कि तुझ जैसे भ्रष्टाचारी से मैं शादी करूंगी जो इस थाने के अंदर रहकर पुलिस का खाता है और काम इन जैसे आरोपियों के लिए करता है। तेरे जैसे बंदे से मैं शादी करूंगी, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो डिपार्टमेंट करेगा वो तुम्हें झेलना पड़ेगा। ऐसा कहकर पूजा वहां से चली आती है और उसके खिलाफ लिखित शिकायत आगे दर्ज करा देती हैं। अब जैसे शिवम के साथ ये सब कुछ होता है तो वह अपने घर जाता है और यह सारी बात अपने पिता और भाई को बताता है। इस बात को देखने के बाद जो शिवम की माँ है वो उसे फटकार लगाती है और कहती है कि तेरे जैसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों जब बारात वापस आई थी और पूरा मामला उन्हें पता चला था तो उन्हें बहुत दुख हुआ था इस बात का कि उनके पति ने और उनके बेटे ने दहेज मांगा और जिसकी वजह से बारात वापस लौट आई। अब शिवम का पिता शिवम को लेकर पूजा के पिता के पास जाता है और वहां जाकर शिवम का पिता अपनी पगड़ी को उतारकर पूजा के पिता के पैरों में रख देता है और कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बेटी को समझाइए, अगर वो ऐसा वैसा कुछ कर देंगी तो हमारे बेटे की नौकरी चली जाएगी और अगर आप चाहते हो तो हम दोबारा से बारात लेकर आपके दरवाजे पर आ जाएंगे और दोबारा से अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ करवा देना। लेकिन पूजा का पिता उनसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारी तरह लालची नहीं है, वो जो कुछ भी करेगी जायज़ ही करेगी। जो चीज़ उसने देखी होगी, जो चीज़ उसने महसूस की होगी, उसी के आधार पर इसकी शिकायत होगी। ऐसा कहकर वो उनको वहाँ से धुतकार कर भगा देता है। अब उसके बाद जैसे ही ये बात पूजा अपने पिता को बताती है और पूजा का पिता उस बात को उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पर आए थे और मेरे पैरों में पगड़ी रख दी थी। इस बात से पूजा भी बड़ी खुश होती है कि जिन्होंने मेरे पिता की पगड़ी अपने पैरों में रखवाई थी आज उनकी पगड़ी मेरे पिता के पैरों में रखी हुई थी। और इस बात को सुनकर उसके पिता का भी सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। वह सोचने लगता है कि ऐसी बेटी भगवान हर घर में दे जो अपने आप को इतना काबिल बना सके कि उसके पिता की बेइज्जती का बदला ले सके। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की जिसने मेहनत की और मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल किया और अपने पिता की बेइज्जती का बदला लिया। आप कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख ले सको और अपने जीवन में अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।